हेलो बेटा, वेलकम बैक। बेटा लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था ट्रेड और कॉमर्स का डिफरेंस। उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको मेक इन इंडिया स्कीम पे शॉर्ट नोट। उसके बाद लास्ट टॉपिक था वो था हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो बेटा आज जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि इस टॉपिक का नाम ही है ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। ट्रेड में आपको पढ़ा चुका हूं, अल्टीमेटली इन सिंपल वर्ड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, गुड्स को बेचना। ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, व्हाट इज ऑक्सिलरी? सहायक कि ट्रेड को सफलतापूर्वक करने के लिए हमें कौन-कौन सी सुविधाएं बीच में इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है ताकि हमारा ट्रेड है वो स्मूथ वे में हो सके। आप लोगों की थोड़ी कंप्लेंट आई थी कि सर थोड़ा सा फास्ट पढ़ रहे हैं या मतलब फास्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कोई नहीं, थोड़ा सा मैं इसको प्रिकॉशनरी मेजर लेके थोड़ा सा इसको स्लो करूंगा ताकि थोड़ा सा आपको क्लैरिटी हो जाए। थोड़ी स्पीड ज्यादा होगी पर लेकिन कॉन्सेप्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। थोड़ा स्पीड इसलिए रखते हैं क्योंकि देखो कोर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम में आपके टोटल 6 चैप्टर्स आने हैं, तो 6 चैप्टर्स को कवर करने के लिए आपको पता ही है 1 आवर क्लास है, ठीक है। अल्टीमेटली तो कैसे कवर होगा? इतना सारा कोर्स लिखकर सारी चीज को एलोबरेट करके लिखना सारा वो पॉसिबल नहीं था, इससे थोड़ी स्पीड मैंने ज्यादा रखी थी। पर कोई नहीं, आइए स्टार्ट करते हैं बेटा ट्रेड के बारे में। ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। सबसे पहले जो फ्लो चार्ट दिख रहा है आपको आपके बोर्ड के ऊपर, ये सिर्फ ट्रेड के ऊपर है कि ट्रेड होता क्या है, ठीक है। ये देखो, ट्रेड इज वेरी एसेंशियल फॉर कॉमर्स। कॉमर्स के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या वाणिज्य के लिए ट्रेड का होना बहुत जरूरी है। ट्रेड इज एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, गोडाउन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारी की सारी एक्टिविटीज, ठीक है, जो भी होती है कॉमर्स में आती है। पर जब तक इन सारी सुविधाओं का फायदा तभी है जब हमारा गुड्स बिके। जब गुड्स ट्रेड ही नहीं होगा तो एडवर्टाइजमेंट का फायदा, वेयर हाउसिंग का क्या फायदा, बैंकिंग का क्या फायदा, इंश्योरेंस का क्या फायदा? किसी का कोई फायदा नहीं है। इसका ट्रेड वेरी एसेंशियल पार्ट है। इट रेफर, ट्रेड का मतलब होता है सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। गुड्स का खरीदना, गुड्स का बेचना, एक्सचेंज करना इज नोन एज ट्रेड, ठीक है। ट्रेड हेल्प टू द गुड्स फॉर प्रोड्यूस अवेलेबल। ये कह रहा है ट्रेड की हेल्प से हम जो भी गुड्स होते हैं प्रोड्यूस्ड होते हैं, जो एक जगह पे प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम डिफरेंट अल्टीमेट कस्टमर तक या यूजर तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। अगर ट्रेड ना हो, जैसे लॉकडाउन हुआ, आपको पता है ट्रेड खत्म हो गया, ट्रेड नहीं हुआ तो सिंपल सी बात है जो भी फसलें थी या जो भी गुड्स अवेलेबल थे सब चीज की शॉर्टेज होगी, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक नहीं पहुंच पा रहे थे, इसलिए प्रॉब्लम आई। तो ट्रेड इज काइंड हेल्प for the goods for produce availability of the ultimate customer। क्या है? with the help of trade हम ultimate consumer या यूजर तक गुड्स को आसानी से पहुंचा सकते हैं। गुड्स प्रोड्यूस एट ए लार्ज स्केल। गुड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं लार्ज स्केल पे। कोई भी अगर हम बात करें, खेती बाड़ी होगी, फसल होगी, कुछ भी, वो बड़े पैमाने पे प्रोड्यूस होती है, पर वो छोटे-छोटे पैमानों पे कस्टमर्स तक पहुंचती है। वो कैसे पहुंचती है? विद द हेल्प ऑफ ट्रेड। तो गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट अ लार्ज स्केल एंड डिफिकल्ट फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच। और बहुत दिक्कत होती है। एक प्रोड्यूसर, मान लो कि मैंने 1000 एकड़ जमीन है, मैंने उस पे फसल उगाई, गेहूं उगाया या बाजरा उगाया, जो भी चीज उगाई मैंने, उससे मेरे को मान लो लाखों टन माल निकला, तो मैं अल्टीमेट कस्टमर तक कैसे पहुंचाऊंगा? तो मैं नहीं पहुंचा सकता। तो प्रोड्यूसर के लिए बहुत डिफिकल्टी होती है। जैसे मान लो बात करते हैं मैगी हो गया, पार्ले हो गया, फॉर्च्यून हो गया, ये सारी बड़ी कंपनीज हैं जो डिफरेंट गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रही है, तो अल्टीमेट कस्टमर तक वो नहीं पहुंचाती। तो उसमें बीच में कई सारे बंदे इन्वॉल्व होते हैं, होलसेलर, रिटेलर्स, ठीक है, एजेंट्स, और उन्हीं के द्वारा ही वो उन गुड्स को आगे सर्कुलेट कर पाते हैं, ठीक है जी। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच द इंडिविजुअल बायर। एक व्यक्तिगत एक बंदे तक पहुंचना प्रोड्यूसर के लिए बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, ताकि वो गुड्स को सेल कर सके, पर लेकिन पॉसिबल नहीं होता अल्टीमेटली। तो बिजनेसमैन अगेंस्ट द ट्रेडिंग। तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं? अगेंस्ट बिजी होते हैं, इसमें ट्रेडिंग ऑफ एक्टिविटीज, बीच की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चर तो एक होगा क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता करने के लिए काम। पर ट्रेडिंग जो होती है वो बिना लो पैसे के भी कर सकते हो, पैसा नहीं है तो भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बीच में कमीशन खा के काम कर रहे हो। तो ट्रेडिंग होती है, बिजनेस इज एंगेज्ड इन द ट्रेडिंग एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ मिडलमैन, ताकि जो गुड्स हैं अल्टीमेट कस्टमर तक आसानी से अवेलेबल हम लोग पहुंचा सकें।
ट्रेड जो होता है क्लासिफाई किया जाता है दो तरह से, ठीक है। एक होता है आपका इंटरनल ट्रेड, एक होता है आपका एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में दो कैटेगरीज होती है। इंटरनल ट्रेड को हम होम ट्रेड भी कहते हैं, कंट्री के अंदर अंदर विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज विद इन द टेरिटरीज इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड दो तरह के होते हैं, एक होता है रिटेल ट्रेड, एक होता है बेटा होलसेल। रिटेल ट्रेड क्या होता है? रिटेल ट्रेड वो होता है जहां पे होलसेलर्स जो होते हैं जब भी कभी गुड्स को हम सेल करेंगे स्मॉल क्वांटिटी में, उसे कहते हैं रिटेल ट्रेड। और जब भी कभी गुड्स हम बिजनेस करेंगे होलसेल, मतलब लार्ज क्वांटिटी में डील करेंगे, बड़े पैमाने पर डील करेंगे, उसे कहेंगे होलसेलर्स। इसका मतलब क्या है? बेसिकली होलसेलर्स जो होते हैं गुड्स परचेज करते हैं डायरेक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स, और रिटेलर्स जो होते हैं वो माल परचेज करते हैं डायरेक्ट फ्रॉम द होलसेलर्स, ठीक है। तो होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में डील करते हैं और रिटेलर स्मॉल क्वांटिटी में डील करते हैं। होलसेलर जो होते हैं पर्टिकुलर एक फील्ड के मालिक होते हैं, एक फील्ड के बादशाह होते हैं। कहने का मतलब जैसे फॉर्च्यून का हो गया होलसेलर हो गया, तेल का हो गया, ठीक है। उसके बाद मान लो कि पतंजलि प्रोडक्ट्स का हो गया। तो एक जो होलसेलर होता है वो एक डिफरेंट लाइन में होता है, एक स्पेशलाइज होता है एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। पर जो रिटेलर्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट जो होलसेलर्स से सामान क्या करते हैं? परचेज करते हैं डिफरेंट वैरायटीज के और अपनी शॉप में आसानी से बेचते हैं। इंटरनल ट्रेड का मतलब है, इंटरनल ट्रेड का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को खरीदना और गुड्स को बेचना इन अ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। देखो व्हाट डू यू मीन बाय ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज? आपको पता है हमारा इंडिया का मैप, ठीक है, जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज है नीचे से लेके कन्याकुमारी से लेके बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये सारा पार्ट इसका पार्ट अंडमान निकोबार, ठीक है, सारा जो पार्ट है हम कह सकते हैं इंडिया है। तो जो भी हमारी इंडिया की ट्रेड में काम होगा, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय दिल्ली ट्रेड? दिल्ली का मतलब जो दिल्ली की बॉर्डर्स है, एनसीआर में आएगा, गाजियाबाद भी आ गया, आपका नोएडा भी आ गया, फरीदाबाद भी आ गया, ये सब एनसीआर में आता है। इसका मतलब ये दिल्ली का ट्रेड है। और जैसे आप फरीदाबाद पार करोगे, गुड़गांव पार करोगे, वैसे क्या होगा? ये आपका आ जाएगा आउटसाइड दिल्ली ट्रेड। तो जो भी हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती है उसके अंदर हम व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के अंदर एक चीज होती है बेटा, कोई तरह की हमें सेम करेंसी इंपोर्ट होती है। अगर इंडियन रुपीस है तो इंडियन रुपीस चलेगा। एंड व्हाट इज एक्सटर्नल ट्रेड? यू कैन से इंटरनेशनल ट्रेड। इट व्हेन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस of the person between two countries। जब दो कंट्रीज इन्वॉल्वमेंट होती है, दो बंदों के जो व्यापार हो रहा है, जैसे चाइना और इंडिया के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, इज नोन एज एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है इंटरनल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक होता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स। व्हाट डू यू मीन बाय इंपोर्ट ऑफ गुड्स? इंपोर्ट करना, इसका मतलब है विदेशी गुड्स की डिमांड क्या है? इंडिया में बहुत ज्यादा है। विदेशी गुड्स की डिमांड इंडिया में है क्योंकि इंडियन गुड जो है विदेशी गुड्स को यूज कर रहे हैं, इज नोन एज इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट ऑफ गुड्स से क्या होगा? जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें फॉरेन करेंसी देनी पड़ेगी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स? जो हमारे गुड्स हैं, जो इंडिया के प्रोड्यूस गुड्स हैं, उनकी डिमांड विदेशों में, जैसे हल्दीराम हो गया, ठीक है जी, इसकी डिमांड इंडिया के बाहर भी है। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंडिया का हल्दीराम है, पहले तो एक्सपोर्ट कर रहा है क्योंकि विदेशों में इंडिया के गुड्स की डिमांड है। पल्सेस एमडीएच की आपने ऐड देखोगी, वो बुड्ढे से अंकल आते हैं, ठीक है, देखो अमेरिका, जापान, सब जगह पे माल एक्सपोर्टर है। क्योंकि हम कह सकते हैं हमारी इंडिया के अंदर जो हमारी पहचान है वो मसाले हैं। मसाले जो होते हैं, वास्को डी गामा इंडिया में आया था मसालों की खोज में, ट्रेड करने के लिए अल्टीमेटली, ठीक है जी। तो एक्सपोर्ट होता है जब विदेशी हमारे गुड्स की डिमांड करते हैं, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। जैसे इस टाइम पे कोविड-19 सिचुएशन आपको पता है, इसका जो ओरिजिन है चाइना से हुआ है, तो लोग जो हैं चाइना के गुड्स को यूज नहीं कर रहे। इसका मतलब है लोग प्रेफरेबल नहीं है किसमें? इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, चाइना से इंपोर्ट में, क्योंकि चाइना ने इतनी बड़ी महामारी दी है, सारा काम बंद कर दिया। अगर हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो चाइना की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी क्योंकि हमें उनको पैसा देना पड़ेगा, समझ गए? तो लोग नहीं चाहते कि चाइना की जो कंट्री है वो तो ये सोच रहे हैं चाइना ने कोई ना कोई चाल चली है, कुछ ऐसी करी है कि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, क्योंकि हर चीज उनके पास अवेलेबल है। 3M मास्क आपको पता होगा, एक N95 मास्क आता है 3M वाला, ठीक है जी, वो चाइना में इंपोर्ट होता है, मतलब चाइना ही बनाता है। अगर हमारे वर्ल्ड वाइड हर जगह यूज हो रहा है तो 3M का माल यूज हो रहा है, हर लोग यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। जब हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम उनको फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, उनकी इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने बीच में भी आपको कहा था कि हमें क्या करना है, आत्मनिर्भर बनना है, हमें अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है।
ठीक है, तभी गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग करी है छोटे एमएसएमई कंपनीज को, संस्थाओं को, ताकि छोटी मोटी इंडस्ट्री जो भी है वो अपना काम कर सके और ट्रेड को बढ़ा सके। ठीक है बेटा, तो बेटा ये था टॉपिक हमारा ट्रेड, ट्रेड के टाइप्स। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिए इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है जी, इसको बेटा लिख लो आगे, फिर हम पढ़ते हैं बेटा लास्ट टॉपिक, उसके बाद है ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। आज की वीडियो में बस हम यही पढ़ेंगे ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड के बारे में। ठीक है बेटा, जल्दी से इसको लिखो बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी राइट करो बेटा इसको। देखो बेटा, अब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। व्हाट इज ऑक्सिलरीज? हम कह सकते हैं बेसिक एलिमेंट्स कि एलिमेंट्स कौन से होते हैं ट्रेड के लिए। ट्रेड को स्मूथली रन करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए हमें कौन सी चीज चाहिए होती है? वो सारे एलिमेंट्स, वो सारी एक्टिविटीज जिससे हमारा ट्रेड है वो सही तरह से स्मूथ वे में चले, ताकि कोई तरह की रुकावटें पैदा ना हो। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट है बेटा एक्टिविटीज। वो एक्टिविटीज जो हेल्प करती है, जो क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, हेल्प कर रही है स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड, ताकि ट्रेड को स्मूथली हो सके, ट्रेड को स्मूथली रन कर सके। ठीक है जी, उसे हम कहते हैं एड्स टू ट्रेड्स, या यू कैन से ऑक्सिलरीज ऑफ द ट्रेड। अगर ये फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो तो हमारे लिए काम करना दिक्कत हो जाएगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन? दूरसंचार हम बात करते हैं ना, कम्युनिकेशन इंटरनेट हो गया, ठीक है, कॉलिंग हो गया। मान लो आप ट्रेड कर रहे हो, आपके पास एक कस्टमर का फोन आया कि सर मेरे को कुछ माल चाहिए, कितना चाहिए, ये माल चाहिए, तो उसने सारी डिस्क्रिप्शन लिख दी, पर आपने उसका ऑर्डर कंफर्म कर दिया, पर उसको जब कॉलिंग कर रहे हो फॉर दी डिलीवरी चार्जेस या फॉर द मेकिंग पेमेंट्स, आपका फोन नहीं लग रहा, आपका नेटवर्क उड़ गया, अल्टीमेटली कोई तरह का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तो ये बताओ ट्रेड पॉसिबल है? ट्रेड नहीं हो पाएगा बेटा। तो इसका मतलब है फॉर द इफेक्टिव एफिशिएंट ट्रेडिंग प्रोसेस के लिए कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी गुड्स होते हैं, अगर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ना हो या ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा तो प्रॉब्लम्स आएगी। आप देखो जिस हिसाब से हमारी इंडिया महामारी चल रही है, लोग ट्रेड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, हर चीज महंगी हो गई है। मतलब जो चीज कोरियर चार्जेस करोगे, कोरियर चार्जेस 60 रुपीज केजी होता था, आज वो 200 रुपए केजी हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे फैक्टरीज होती है वो इफेक्ट करती है। दूसरा पॉइंट है बेटा इंश्योरेंस। जैसे आपको पता हो कभी कभार इंश्योरेंस भी कराते हैं। इंश्योरेंस जो होता है अल्टीमेटली होता है एक तरह का प्रोविजन होता है जहां पे एक इंश्योरेंस कंपनी को क्या करते हैं, एक प्रीमियम पे करते हैं कि कोई भी अनसर्टेन इवेंट होगा या कोई लॉस होगा तो उसके खिलाफ आप मुआवजा दोगे। मान लो आप एक कंपनी थी, जूते की फैक्ट्री थी, आप क्या होगा सडनली जूते की फैक्ट्री में आग लग गई और आपको मतलब 5 करोड़ रुपए का सामान था जो भस्म हो गया, खत्म हो गया, आपकी इंडस्ट्री खत्म हो गई, रातों रात आपके लिए सब कुछ खराब हो गया। अब इसका मतलब क्या है, आपने इंश्योरेंस कराया था, इसका मतलब जब आप इंश्योरेंस कराते हो आपको उसका पैसा मिलेगा, हाँ मिल जाएगा, आपको उसका मुआवजा मिल जाएगा। चलो ठीक है 5 लाख का लॉस हुआ, कम से कम 4 लाख तो मिलेगा, 4 करोड़ तो मिलेगा अल्टीमेटली। तो जितना भी लॉस हुआ है आपका उसमें से कुछ अमाउंट क्या होगा आपको मिल जाएगा। जैसे आप स्कूटी की इंश्योरेंस कराते हैं, आपने स्कूटी परचेज करी है, कभी रास्ते में एक्सीडेंट होता है, आपकी स्कूटी का लॉस हो गया, एक्सीडेंट खराब हो गया, ठीक है, स्कूटी फट गई आगे से या कोई चीज टूट गई है, अल्टीमेटली इंश्योरेंस वाले क्या करते हैं, आपको पैसा देते हैं, आपको ठीक कराओगे तो आपकी जेब से पैसा गया नहीं गया। तो इंश्योरेंस देने से हम मानते हैं कि इंश्योरेंस देने से इंश्योरेंस का प्रीमियम जाता है, वो भी तरह का लॉस है, पर लेकिन इतना अमाउंट नहीं है। अगर मान लो आपने 2000 रुपए कटा भी दिए 1 साल के और उसके अगेंस्ट अगर मान लो कोई भी अगर आपकी स्कूटी में कोई डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, 10-12 हजार रुपए खर्चा हो गया तो कंपनी बेयर करती है, तो उस वाले केस में आपको फायदा है, इस फायदा है। ठीक है जी, बैंकिंग एंड फाइनेंस ऑब्वियसली बात है, अगर आप ट्रेड कर रहे हो आपका बैंक फैसिलिटीज अवेलेबल है, बैंक ने आपको लोन दे दिया सस्ते रेट पे तो आप बिजनेस कर सकते हो। अगर बैंक ने आपको लोन नहीं दिया क्या करोगे, फाइनेंस अवेलेबल नहीं है आपको, जिससे अगर आप गाड़ी लोगे तो गाड़ी, मान लो एक ओला कैब ड्राइवर है, वो बड़ा फाइनेंशियली बड़ा वीक था, उसने क्या करा किसी तरह से जॉब को इकट्ठी करी, 50,000 रुपए इकट्ठे कर लिए, उसे कंपनी के पास गया, ओला कैब वालों के पास, ठीक है, किसी ने वो गाड़ी लेनी है, ठीक है, उन्होंने मारुति को रेफर कर दिया, मारुति के पास गया, गाड़ी निकाली उसने, मारुति स्विफ्ट निकाली, उसने 50,000 रुपए डाउन पेमेंट दिए, बाकी किस्त बना ली, इसका मतलब उसको क्या हुआ, फाइनेंस मिल गया, बैंक ने उसको फाइनेंस कर दिया। नहीं तो 8.5 लाख रुपए की गाड़ी थी तो 8.5 लाख रुपए इकट्ठा कर सकता ना, नहीं इकट्ठा कर सकता। तो फाइनेंस से होता है कि हम ट्रेड आसानी से कर पाते हैं।
या कोई बंदा अगर मान लो फाइनेंस कर देगा, जैसे मान लो मेरी कंपनी है, मैंने वहां पे मैंने बोला कि मैं ये प्रोडक्ट बनाता हूँ, किसी बंदे ने बोला मैं मेरे को 1 लाख पीसेस चाहिए, मैंने कहा ठीक है सर आपको मिल जाएंगे, आपको 1 लाख या 2 लाख पीस मिल जाएंगे, मैंने कहा सर थोड़ा फाइनेंस कर दो, थोड़ा अमाउंट दे दो एडवांस में। तो उसके बैंक ने क्या करा, मेरे बैंक में अमाउंट ट्रांसफर कर दिया 50%, तो मेरे लिए काम करना क्या होगा, आसान हो जाएगा ना। तो वही सब कुछ है वो आपका बैंकिंग सर्विस। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, अल्टीमेट कस्टमर तक क्या माल पहुंचेगा क्या नहीं पहुंचेगा वो किस पे डिपेंड करता है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट अगर नहीं होगी, आज की डेट में कोई भी प्रोग्राम देखो आप, ठीक है, अगर आधे घंटे का प्रोग्राम है, आधे घंटे की इसमें ऐड आएगी, 15 मिनट तो 10 मिनट का प्रोग्राम होगा, 20 मिनट तो ऐड आएगी, क्यों, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ी है, क्योंकि आप जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे कस्टमर को क्या पता लगेगा कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट आया है और उससे क्या फीचर्स है, उसका क्या प्राइस है, ठीक है जी। तो एडवर्टाइजमेंट जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी तो ट्रेड करना क्या होगा, पॉसिबल होगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं पहुंचेगी, और जब आपके प्रोडक्ट की जानकारी न्यूज़ पे या किसी मीडिया के थ्रू नहीं पहुंचेगी तो कस्टमर को पता कैसे चलेगा कि कोई गुड्स मार्केट में नया आया है, ठीक है। उसके बाद है वेयर हाउसिंग, गोडाउन होते हैं ना, आपको पता है हर लोग जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनके अपने गोडाउन होते हैं, ताकि किसी भी टाइम पे कोई कस्टमर माल लेने आए तो उसको मैं क्या करूं, माल प्रोवाइड कर दूं। अगर किसी के पास वेयर हाउस नहीं है, आप देखो जैसे केशव मंडी में चले जाओ, जातपुर मंडी चले जाओ, यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज है, इस काइंड ऑफ वेयर हाउसिंग है। वेयर हाउस अगर नहीं होगा तो अल्टीमेट डिमांड कैसे पूरी होगी, कोई भी दुकानदार होता है उनका अपना वेयर हाउस होता है, उनका एक गोडाउन होगा जहाँ पे वो गुड्स को स्टोर करके रखेंगे इन केस ऑफ इमरजेंसी इन फ्यूचर में, कि अगर इन फ्यूचर में डिमांड अगर बढ़ेगी तो उनके पास स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए ताकि वो पैसा कमा सके। तो बेटा ये था हमारा टॉपिक ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड में 1 2 3 4 5 तरह की हम कह सकते हैं एक तरह की हेल्थ एक्टिविटीज है जो बिजनेस को करने में काम हेल्प करेगी। तो बेटा इस सबको एक ही करके दोबारा पढ़ेंगे, इनको ट्रेड को पढ़ते हैं, कॉमर्स को पढ़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट को पढ़ते हैं, इंश्योरेंस को पढ़ते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस को पढ़ते हैं, ठीक है। इसको बेटा जल्दी लिखो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक बेटा, ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, जल्दी लिखो बेटा आगे। देखो बेटा स्टार्ट करते हैं ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड में 2 पॉइंट्स, पहले स्टार्ट विद द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड एंड विद द बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। देखो बेटा पहली बात सुनो ध्यान से, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आर जनरली एट ए पर्टिकुलर लोकेशन। ऑब्वियसली बात है, आपको पता है प्रोडक्शन जो होता है एक जगह होता है, कोई भी सामान या कोई भी इंडस्ट्री आप सेटअप करोगे तो उसका जो भी प्रोडक्शन होगा वो एक ही जगह पे होगा, वो एक ही जगह पे। जैसे टी का प्रोडक्शन कहां पे होता है आपका, वो आपका होता है बेटा आसाम में, कॉटन का कहां पे होता है बेटा गुजरात, कॉटन का गुजरात में, जूट का वेस्ट बंगाल में, शुगर का उत्तर प्रदेश में। तो ये जो गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एक जगह पे, पर इनकी जो रिक्वायरमेंट है किसकी, कंजप्शन की या यूज की, ये डिफरेंट कंट्रीज में है, डिफरेंट जगहों पे है, हर लोकेशन पे हर जगह पे इनकी कंजप्शन की रिक्वायरमेंट है। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो गुड्स कैसे प्रोड्यूस होंगे या कैसे गुड्स जो होंगे अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचेंगे। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो होती है हेल्प करती है ऑफ द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द फिनिश्ड गुड्स, मतलब जहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है वहां से अल्टीमेट तक प्रोडक्शन तक जाना है। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम किसी भी कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर फर्दर वो जब वहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा तो उसको हम विद द हेल्प ऑफ होलसेलर्स और रिटेलर की हेल्प से हम उसको आगे ट्रांसपोर्ट कर देंगे या बेच देंगे और वो अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंच जाएगा। तो हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी ट्रेड के लिए। कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी इंटरनेट कम्युनिकेशन। आज के डेट में आप देखते हो हम लोग पेटीएम से यूज करते हैं, है ना, बैंकिंग ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक नेट बैंकिंग से करते हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है बहुत ज्यादा हो गया, 24/7 हो गया, आप यूपीआई पेमेंट कर दो, मनी ट्रांसफर कर दो, कुछ भी कर दो, तो ये सब कुछ पॉसिबल कैसे है, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन अवेलेबल ना हो, ठीक है जी, तो कैसे काम हो पाएगा, कोई काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मतलब काम तो हो जाएंगे पर लेकिन जो काम 5 मिनट का था वो 5 घंटे में होगा, क्योंकि बंदे को बुलाना पड़ेगा, पहले वो पेमेंट लेके आएगा, रास्ते में भी इनसिक्योरिटी किसी बंदे ने किसी को लूट लिया तो मान लो मैंने किसी से माल मंगाया 50 लाख रुपए का,
मैंने फोन कर दिया, बेटा ऐसा 50 लाख मेरी कंपनी से निकालना, बैंक से निकाल के, वो बंदा बैंक से निकाल के आ गया, रास्ते में उसको छुरा मारा, उसके पैसे छीन लिए, वो मर गया, चोरी हो गई। पर लेकिन अगर हम नेट बैंकिंग से यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, फंड ट्रांसफर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेशन से पैसा ट्रांसफर करेंगे तो जिसका पास पैसा जाना था और जिसने पैसा देना था वो इलेक्ट्रॉनिकली क्या हुआ, पैसा पहुंच गया, दिक्कत आई नहीं आई बेटा, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, बैंकिंग एंड फाइनेंस। व्हाट इज बैंकिंग? बैंक बिजनेस एक्टिविटीज कैन नॉट बी अवेलेबल ऑफ द फंड, मतलब बिना फंड के, बिना पैसे के आप कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर सकते। फंड क्यों चाहिए? फंड इसलिए चाहिए फॉर एक्वायरिंग एसेट्स। कोई भी मैन्युफैक्चरर का इंडस्ट्री लगाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको क्या चाहिए, एसेट्स चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीनरी चाहिए, प्लांट चाहिए। कहां से लेके आएगा? गाड़ी चाहिए, स्कूटर चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, बाइक चाहिए, ट्रक चाहिए, वो कहां से लेके आएगा? कोई भी मशीन्स, कोई भी होगा जिसमें हैवी इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड है, वो कैसे लेगा? फाइनेंस से। कोई भी बंदा इंडिया में, इंडिया के बाहर कोई भी कैश में गाड़ी नहीं लेता कि 50 लाख की गाड़ी, 10 लाख की गाड़ी, इनकम टैक्स का छापा बढ़ जाएगा कि 10 लाख रुपए कैश गाड़ी ले लिया आपने। हमेशा फाइनेंस होगी, हमेशा गाड़ी फाइनेंस होगी, ठीक है जी। तो विद द हेल्प ऑफ फाइनेंसिंग, बैंक क्या करता है? फाइनेंस करता है आपको पैसा फॉर एक्वायरिंग फॉर द एसेट्स एंड डे टू डे एक्टिविटीज। मान लो मैंने वो काम करना था, मैंने बैंक से 5 लाख का लोन लिया जिसमें 2 लाख के एसेट्स परचेज कर दिए कंपनी के लिए, पर लेकिन 3 लाख रुपए रखा था, इसलिए मैंने डे टू डे खर्चे के लिए बिजली का बिल, सैलरीज, स्टाफ को पेमेंट देनी है मेरे को, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस, कोई रॉ मटेरियल परचेज करना है, कोई कच्चा माल परचेज करना है, इन सब के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे कैश की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा कर सके, ताकि हमारा बिजनेस है वो सही तरह से रन हो सके, ठीक है बेटा। फिर आप आगे बढ़ते हैं, नेसेसरी फंड इज टू ऑब्टेन। हम बैंक से नेसेसरी फंड जितना हमें लगता है हम उतना पैसा बैंक से रेज कर सकते हैं और बैंक हमें आसानी से सस्ते रेट पे लोन प्रोवाइड कर देगा और हम लोन ले लेंगे, ठीक है बेटा। बैंक इज ओवरकम विद द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। तो मैंने कह रहा है कि जब किसी बंदे को फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, जब भी किसी बंदे को फाइनेंस की प्रॉब्लम होगी तो बैंक क्या करेगा? उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा और बैंक आगे आके खड़ा होगा और बैंक पे जाके हम लोग पैसा ले सकते हैं और अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। मुझे घर परचेज करना है, मैंने बैंक के पास कैसा मेरा बैंक है, इस पर लोन मिल जाएगा। बैंक ने कागज देके, बैंक ने बोला ठीक है जी आपको पैसा मिल जाएगा, कितने चाहिए? 50 लाख, नहीं सर 50 लाख नहीं चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए। तो बैंक क्या करेगा? उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मेरे को लोन दे देगा, ठीक है, उसकी वैल्यूएशन करनी है अल्टीमेटली। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है? लोन देता है फॉर द इन द फॉर्म ऑफ मनी, जैसे ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव बैलेंस, जैसे आप कोई ट्रेड कर रहे हो, आपके बिजनेस, आपका जो कंपनी अकाउंट है, जो करंट अकाउंट है, अच्छा अकाउंट है, ठीक है, तो आपके बिजनेस में अच्छी रोज ट्रांजैक्शंस हो रही है, पर कभी कभार आपके पास पैसा नहीं होता, तो बैंक क्या करता है? ओवरड्राफ्ट, व्हाट इज ओवरड्राफ्ट? नेगेटिव बैलेंस। बैंक क्या करेगा? आपको लिमिट दे देगा कि 10 लाख, अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए नहीं है तो बैंक आपको 10 लाख तक की ट्रांजैक्शन करने के लिए क्या करेगा? पैसा दे देगा और आप उससे ट्रेड कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं एक कॉमन मैन हूँ, ठीक है, एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास एक ऑफर आया, मान लो एक बिल्डिंग मिल रही थी, ठीक है, 15 लाख रुपए की, पर मेरे पास 10 लाख रुपए थे और मेरा बैंक के साथ रिलेशन अच्छा है, मेरा बैंक से पेमेंट आती जाती रहती। पर उस दिन क्या हुआ, मेरे को कोई पेमेंट नहीं थी, मैंने पेमेंट दे दी आगे, भले कि मेरे बैंक में शॉर्ट पड़ गया, पर मेरे को पैसे की पेमेंट थी 15 लाख रुपए की, जिसमें मेरा 5 लाख रुपए शॉर्ट होता। मैंने बैंक के मेरे को फोन करा, मैं कहा मुझे पैसा चाहिए क्योंकि मेरा काम अटका पड़ा है। बैंक ने बोला क्या? ठीक है, रिकॉर्ड देखते हैं। बैंक के पास रिकॉर्ड अच्छे कंपनी के, मतलब हर बंदे के हर 2 दिन में 3 दिन में 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए आ रहे हैं। तो बैंक बोलता है कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी बंदे को 5 लाख की रिक्वायरमेंट है किसी टाइम पे, तो हम उसको क्या करेंगे? दे देंगे। तो बैंक क्या करेगा? अपने बैंक अकाउंट से क्या करेगा? जिनके पास रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा हुआ, वहां से क्या करेगा? 5 लाख मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा और 5 लाख से अपना काम करूंगा। और बैंक क्या करेगा? जो 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए ना बेटा, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा और मैं बैंक को इंटरेस्ट पे कर दूंगा। तो मैंने देखा वहां से 15 लाख रुपए का सामान लिया, मैंने बैंक से ले लिया, फाइनेंस करवा दिया और मैंने उसको किसी दूसरे बंदे को 2 दिन में भेज दिया 22 लाख रुपए में, मतलब मैंने 7 लाख रुपए कमाए, ठीक है जी। पर 7 लाख का मतलब मैंने 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, 20,000 रुपए का अगर ब्याज भर भी दिया तो मुझे प्रॉफिट हुआ। तो बैंक से हम ओवरड्राफ्ट भी ले सकते हैं। उसके बाद है कैश क्रेडिट, उसके बाद है लोन एडवांसेस। बैंक से अगर आपको लोन एडवांसेस चाहिए मिल जाएगा। कैश क्रेडिट, अगर बैंक के पास जाओगे, आप कुछ भी सामान गिरवी रखो, बैंक को गोल्ड दो, कोई बिल्डिंग का मकान दो, कुछ भी दो, आप उसको बैंक को गिरवी लगा के उसकी वैल्यूएशन रख के अपना अमाउंट बैंक से ले सकते हो। उसके बाद बैंक इज आल्सो हेल्प द प्रमोटर। बैंक क्या करता है? प्रमोटर की हेल्प करता है। बैंक आल्सो हेल्प द प्रमोटर फॉर द कंपनी। मान लो आपकी कंपनी है, अगर आपको कंपनी खोलनी है, अपनी कंपनी खोलनी, लोगों से पैसा लेना है, तो बैंक क्या करेगा? आपको हेल्प करेगा। जैसे बैंक ने बोला ठीक है जी हम आपको हेल्प कर देंगे, कितने का शेयर है? 10 रुपए का, कोई दिक्कत नहीं। तो हम आपके लिए बैंक से फाइनेंस करवा देंगे, आपको पैसा मिल जाएगा 1 लाख रुपए,
पर हम 10 रुपीज़ से 1 रुपीज़ देंगे एज ए कमीशन, अंडरराइटर कमीशन। तो बंदा बोलता ठीक है, क्योंकि वैसे वो बंदा उसको लोन देगा नहीं, पर जब बैंक के थ्रू गया तो लिख दिया SBI बैंक इज स्पॉन्सर द डैश 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 कंपनी शेयर्स 10 रुपीज़। तो लोग क्या करेंगे, बैंक के नाम पे क्या करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और बैंक के अंदर पैसा आएगा तो बैंक क्या करेगा, अपनी कमीशन चार्ज कर लेगा, ठीक है। और जो बाकी अमाउंट क्या करेगा, उस बिजनेसमैन को दे देगा। तो कंपनी आसानी से अगर देखा जाए तो प्रमोटर द पर्सन हु हैज आइडिया टू क्रिएट अ बिजनेस, प्रमोटर कौन होता है, जिसके पास आइडिया है बिजनेस को खोलने का, वो तो है प्रमोटर। तो प्रमोटर की हेल्प कर सकता है इसका पैसा रेज करने में। तो बैंक अल्टीमेटली क्या करेगा, पैसा जो है कैपिटल क्या करेगा, पब्लिक से रेज कर लेगा और उस पैसे को रेज करके प्रमोटर देगा और प्रमोटर अपनी कंपनी को सेटअप कर लेगा। तो बेटा ये 2 पॉइंट थे, जल्दी लिखो बेटा, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं बाकी के पॉइंट्स। लिखो बेटा, देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या, थर्ड पॉइंट इंश्योरेंस, उसके बाद है बेटा वेयर हाउसिंग। देखो इंश्योरेंस पढ़ते हैं, व्हाट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में होता है क्या, एक होगा इंश्योरर, एक होता है इंश्योर्ड पर्सन, ठीक है जी। इंश्योरर, ठीक है, जिसका इंश्योर हो रहा है, ठीक है, इंश्योर्ड पार्टी, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ, ठीक है जी, और एक हो गया इंश्योरर, एक होता है इंश्योरी, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली मान लो मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ, ठीक है जी, तो मैं हो गया इंश्योरी, और जिसका इंश्योरेंस हो रहा है आपको, आप हो रहा है इंश्योरर हो गया, ठीक है जी। तो बेटा इंश्योरेंस होता है क्या, बिजनेस इन अमाउंट ऑफ वेरियस, हर बिजनेस के अंदर वेरियस रिस्क होते हैं, हर बिजनेस के अंदर बहुत सारे रिस्क होते हैं अल्टीमेटली। तो जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग में आग लग जाए, चोरी हो जाए, चोरी तो खैर नहीं होती, फैक्ट्री बिल्डिंग में आग लगना, ठीक है, फर्नीचर में आग लगना, चोरी होना, या कोई मशीनरी आपकी कोई खराब हो गई, फट गई है, या चोरी हो गई, आग लगी है, तो उन रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है जी, मस्ट बी प्रोटेक्टेड, उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, कहीं चोरी ना हो जाए, कोई फायर ना हो जाए, कोई और कोई तरह का लॉस ना हो जाए, कोई जैसे मान लो फर्नीचर की गद्दियां फाड़ देते हैं बंदे अल्टीमेटली, ठीक है जी, किसी तरह से और भी कोई तरह का डैमेज, कोई केमिकल डाल दिया, ठीक है, जिससे हमारी जो है उनको नुकसान हो गया अल्टीमेटली, तो उन रिस्क को हम कवर करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है जी। तो मटेरियल एंड गुड्स शुड बी हेल्ड इन अ स्टॉक एंड ट्रांसमिट विद रिलेटेड। अगर मान लो कोई भी गुड्स एंड कोई भी मटेरियल हमारे पास पड़े हैं, अगर हमारे पास स्टोरेज पड़े तो भी रिस्क है, या कभी हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं रास्ते में तो भी रिस्क है, कहीं आग लग जाए, कोई गाड़ी में आग लग जाए तो भी क्या इंश्योरेंस होगा ना अल्टीमेटली, या कोई गाड़ी रास्ते में चोरी हो जाए, ठीक है, तो भी इंश्योरेंस होगा। तो रास्ते में भी क्या होगा, ट्रांसिट में भी सब्जेक्टेड होगी आप काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट या कोई तरह का नुकसान हो सकता है। तो इंश्योरेंस प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, तो इंश्योरेंस क्या करता है, हमें प्रोटेक्शन देता है फॉर द पेमेंट। यहाँ पे हमें एक मिनिमम नॉमिनल पेमेंट देनी होती है, इस काइंड ऑफ प्रीमियम, ठीक है, जो ठीक है इंश्योर्ड कंपनी को देनी होगी बाय द इंश्योरर, ठीक है, इंश्योर्ड कंपनी को पेमेंट देनी पड़ेगी बाय द इंश्योरर, ध्यान रखना, ठीक है। मान लो मैं हूँ, मैंने किसी आदित्य लाइफ लाइफ इंश्योरेंस से मैंने एक इंश्योरेंस का रखा है अपने फैक्ट्री का, तो मैं हूँ इंश्योरर और वो है इंश्योर्ड इंश्योरी, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी, तो मेरे को उनको प्रीमियम देना पड़ेगा बेटा, ठीक है, इंश्योरी एंड इंश्योरर, ठीक है। तो कोई भी तरह का अमाउंट ऑफ लॉस अगर होता है, कोई तरह का डैमेज होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, कंपनसेशन, तो हमें उसका कंपनसेशन, उसका मुआवजा मिल जाएगा और हम वो उतना पैसा रिकवर कर पाएंगे इंश्योरेंस कंपनी से। एक ही ध्यान रखना, जब भी कभी हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है, और कोई भी तरह का लॉस हो जाएगा बेटा, ठीक है, तो लॉस होने के बाद जब हमें उसका इंश्योरेंस का पैसा मिल गया, तो जो भी गुड्स थे, ठीक है, वो इंश्योरेंस कंपनी के बनेंगे, ये नहीं वो हमारे हैं, हम उसको बेच नहीं सकते, वो इंश्योरेंस कंपनी के हैं। और कई भी ये आप आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है, उस टॉपिक में काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं। एक प्रिंसिपल और भी होता है, इसमें हम कहते हैं कि कोई भी अगर कोई भी गुड्स में आग लग जाती है, तो ये नहीं कि आप बोलो मेरी कंपनी की इंश्योरेंस जल्द दे दो, नहीं, आपको उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने, जितना भी हो सकता है गुड्स को चोरी मतलब जलने से या चोरी होने से उसको बचाना है, ताकि आप कंपनी का ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है बेटा। उसके हम पढ़ते हैं वेयर हाउसिंग। यूजली गुड्स जो होते हैं, ठीक है, नॉट बी सोल्ड एंड कंज्यूम, जो भी गुड्स होते हैं, ये नहीं कि मान लो एक जगह से प्रोडक्शन निकल रहा है, हाथों हाथ माल निकल रहा है, बिक रहा नहीं, ठीक है, वो हमेशा एट अ टाइम ना तो कंज्यूम्ड होते हैं, ना तो एट अ टाइम कंज्यूम्ड होते हैं, सोल्ड होते हैं। तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको इमीडिएट मतलब आफ्टर इमीडिएट प्रोडक्शन, ठीक है, उनको हमें क्या करना पड़ता है, उनको स्टोर करना पड़ता है, रखना पड़ता है, ताकि कोई तरह का लॉस ना हो जाए, कोई तरह की चोरी ना हो जाए, किसी खराब ना हो जाए, मिलावट ना हो जाए, तो हमें गुड्स को स्टॉक करना पड़ता है। जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी हम क्या करेंगे, उसको रिक्वायर्ड टाइम पे उसको हम सप्लाई कर देंगे, ठीक है।
तो उसके लिए हम कई सारे स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं, काइंड ऑफ स्टोरेज करते हैं, ठीक है, ताकि गुड्स को हम प्रिवेंट कर सकें किसी लॉस से और कोई तरह के डैमेज से, ठीक है। तो वेयर हाउसिंग जो तरह की फैसिलिटीज होती है, जो हर बिजनेसमैन क्या करता है परफॉर्म करता है कि कोई तरह की अगर लॉस ना हो, कोई तरह का अगर मान लो कि चोरी ना हो या कोई तरह की आग ना लगे उसको, तो उसमें क्या करते हैं स्टोर कर लेते हैं, स्टोरेज कर लेते हैं अपने पास, ठीक है जी, वो उसी हम कहते हैं वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग हेल्प द बिजनेसमैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, ठीक है। तो जो भी स्टोरेज में उसकी प्रॉब्लम होती है तो लोग क्या करते हैं अपना गोडाउन ले लेते हैं, वहाँ पे जो भी गोडाउन का मालिक होगा उसको हम कुछ अमाउंट पे करेंगे एज ए रेंटल अमाउंट, ठीक है, नॉमिनल अमाउंट पे करेंगे और हम उस सर्विस को ले सकते हैं। और जब भी कभी हमें रिक्वायरमेंट होगी हम क्या करेंगे उस गुड्स को कंपनी के अकॉर्डिंगली या कस्टमर के अकॉर्डिंग उसको हम सप्लाई करवा देंगे। तो बेटा ये दो पॉइंट है हमारे इंश्योरेंस और वेयरहाउसिंग। बेटा लास्ट टॉपिक रह गया हमारा एडवर्टीजमेंट, जल्दी से उसको लिख लो फिर हम करते हैं स्टार्ट करते हैं लास्ट पॉइंट एडवर्टीजमेंट, ठीक है बेटा, लिखो बेटा जल्दी।